टेट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था विकास, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो इस पेपर की हम 2 से 3 वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानव अभिवृद्धि का अर्थ क्या है। तो जो ये मानव अभिवृद्धि है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में वृद्धि से होता है। अभिवृद्धि में जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो विकास होगा उसी को इसमें लिया जाएगा। इसके शारीरिक अंगों में बाह्य और आंतरिक दोनों अंग आते हैं। कहने का मतलब ये जो विकास है, बाह्य अंग हाथ पैर जो दिख रहे हैं वो सब, और आंतरिक अंग किडनी लिवर फेफड़ा ये सब भी इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो बाह्य अंगों में हाथ पैर सिर पेट, और आंतरिक अंगों में विभिन्न तंत्र और मस्तिष्क आता है। ठीक, तंत्र का मतलब जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, है ना। मनुष्य की यह अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक निरंतर आती है, और इस आयु के पूर्ण हो जाते ही हम इसे परिपक्वता कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि आपको भी पता है कि एक निश्चित आयु तक ही आपकी हाइट बढ़ेगी और आपके दांत आ चुके रहेंगे। आपकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है एक टाइम पे आने के बाद वो स्टेबल हो जाता है, जिसको हम परिपक्व मान लेते हैं। ठीक है, मानव शरीर में होने वाली अभिवृद्धियों को यंत्रों द्वारा नापा जा सकता है। जैसे कि आपकी कितनी लंबाई बढ़ी, आप इसको नाप सकते हैं। आपका कितना वजन बढ़ा, आप इसे माप सकते हैं। तो अभिवृद्धि का मतलब जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। फिर फ्रैंक ने कहा है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। तो आप लोग ये कोटेशन याद रखिएगा, और लिखते समय कोटेशन डाल देते हैं तो वो एक अच्छा प्रभाव डालता है। ठीक है, फिर अब देखते हैं विकास। मानव अभिवृद्धि एवं मानव विकास को एक ही अर्थ में लिया जाता है, परंतु दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य बाह्य एवं आंतरिक अंगों में होने वाले वृद्धि से होता है, और उसके आकार भार कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है। और बात अगर हम मानव विकास की करें तो मानव विकास से तात्पर्य उसके शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों से होता है। कहने का क्या मतलब है कि समय के साथ साथ आपका जो बुद्धि है उसका भी विकास होता है, आपकी मानसिक विकास भी होता है। तो जो विकास है उसके अंदर मानसिक विकास को कंसीडर किया जाता है। मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। अगर अभिवृद्धि की बात करें तो एक समय बाद ये रुक जाती है, परंतु जो मानसिक विकास है वो समय के साथ और भी बढ़ता रहता है। आप जितने ही जीवन देखेंगे आपका विकास उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, और मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, तो अब हरलॉक के अनुसार देखते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। अभिवृद्धि मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे थे उसकी बात की जा रही है कि जो विकास है वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, परंतु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। विकास में परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यानी कि व्यक्ति का जैसे जैसे विकास होता जाएगा उसमें नई नई योग्यताएं आती जाती हैं। फिर अब देखते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि अभिवृद्धि और विकास क्या है, इनमें अंतर बताइए, तो ये वहाँ पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है कि मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार एवं भार में होने वाली वृद्धि से है। वहीं अगर विकास की बात करें तो मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में वृद्धि के साथ साथ उनके ज्ञान कला कौशल और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से भी होता है। तो विकास के अंतर्गत ही अभिवृद्धि भी आ जाती है। ठीक है, फिर अगला क्या है कि मानव अभिवृद्धि केवल शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता में होने वाली वृद्धि तक सीमित है, जबकि अगर हम मानव विकास की बात करें तो मानव विकास का क्षेत्र अति व्यापक है। व्यापक यानी बहुत बड़ा, ब्रॉड।
इसमें शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन, भाषा ज्ञान में वृद्धि, संवेगों का निर्माण, सामाजिक और चारित्रिक विकास भी शामिल होता है। ठीक है। फिर अगला है कि मानव अभिवृद्धि की एक सीमा होती है, यानी ये सीमित है, लेकिन अगर मानव विकास की बात करें तो ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, वो भी निरंतर। ठीक। फिर अगला अंतर है कि मानव अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी इसे आप नाप सकते हैं, और जो विकास होता है ये मात्रात्मक तो होता ही है, उसके साथ साथ गुणात्मक भी होता है, जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं, मान नहीं सकते, मतलब माप नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आप ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि इन्होंने हमसे इतना अच्छा व्यवहार किया, इतना किलोमीटर अच्छा व्यवहार किया, इतना किलो अच्छा व्यवहार किया, उससे आप तो माप नहीं सकते हैं ना। तो जो विकास है ये मात्रात्मक होता है, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल जो स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है, जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो तो आता ही है, लेकिन मानसिक विकास भी आता है जो कि गुणात्मक है। फिर अगला है, इसको मात्रात्मक पक्ष का मापन यंत्रों से किया जा सकता है, जो अभिवृद्धि है, और गुणात्मक पक्ष का मापन करने के लिए विशेष विधियों को अपनाया जाता है। ठीक है। विशेष विधियों का मतलब कि आप देख लीजिए कि कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है। फिर अगला है कि मानव विकास के पक्ष। मानव विकास के कौन कौन से पक्ष हैं, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले है मानव का शारीरिक विकास। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका शारीरिक विकास तभी से शुरू हो जाता है। ठीक। जैसे कि उसके जो नाड़ी तंत्र है, रक्त संचार है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मांसपेशियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन सब में जो भी वृद्धि होती है वो व्यक्ति के शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है। फिर है मानव का मानसिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास। मानव एक मनोशारीरिक प्राणी है, जिसके शरीर का विकास के साथ साथ ही उसका मानसिक विकास भी होता रहता है। मानव के मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक क्रियाओं एवं योग्यताओं का विकास है। इसके अंतर्गत बुद्धि संवेदना, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, रुचि, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, निर्माण, ध्यान, समस्या समाधान, स्मृति और विस्मृति आते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति का देख लेंगे कि मान लीजिए उसका शारीरिक विकास तो हुआ है लेकिन उसका मानसिक विकास नहीं हुआ, तो आप लोग बोल देते हैं कि ये तो पागल है ना। तो मानसिक विकास वही है कि उसके अंदर संवेदनाएं होंगी, सोचने समझने की क्षमता होगी, और ये सभी समय के साथ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक। फिर अगला है कि मानव का भाषाई विकास। मानव में अनेक भाव और विचारों का आदान प्रदान एवं अभिव्यक्ति करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि आप ध्यान दें कि अगर हमें अपने विचार अभिव्यक्त करना है, हमें आपको कुछ बताना है या फिर आपको हमसे कुछ पूछना है, तो आप पूछेंगे कैसे? भाषा का प्रयोग करके। ठीक है। तो भाषा विकास मानव के मानसिक विकास का ही एक अंग है। जिस व्यक्ति का मानसिक विकास अच्छे से नहीं हुआ रहता, आप ध्यान देंगे तो उसका भाषाई विकास भी बहुत अच्छे से नहीं होता है। वो बहुत अच्छे से अपनी बात नहीं रख पाता, अपनी बात नहीं कह पाता, और ना ही आपकी बात समझ सकता है। परंतु मनोवैज्ञानिक इसका अध्ययन अलग से इसलिए करते हैं क्योंकि यह मानसिक शक्तियों के विकास के आधार का परिणाम है। ठीक है। तो फिर अब अगला है संवेगात्मक विकास। ये क्या है? मानव वैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार के 3 पक्षों में विभाजित किया है। पहला है ज्ञानात्मक, भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। मनुष्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वस्तु अथवा क्रिया का ज्ञान करता है कि अगर कोई चींटी चल रही है तो आप देखेंगे कि हाँ चींटी चल रही है, और आपको कैसे पता वो चल रही है? क्योंकि आपने ज्ञान का प्रयोग किया है और आपने देखा हुआ है कि हाँ ऐसे ही चला जाता है। ठीक। फिर इस ज्ञान के आधार पर उसके मन में किसी भाव की उत्पत्ति होती है। हंसी, दुख, प्रेम, घृणा, कोई ना कोई व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होता है और फिर वो उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और यही जो अनुक्रिया की जाती है यही संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है कि किसी परिस्थितियों में व्यक्ति सही से व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक। फिर अब अगला है सामाजिक विकास। मनुष्य के सामाजिक विकास से तात्पर्य उसके द्वारा समाज की जीवन शैली को सीखने,
उसमें समायोजन करने को दर्शाता है। यानी कि आप जिस समाज में रह रहे हैं आप उसके अनुसार हैं कि नहीं, वहाँ की जो जीवन शैली है आपने उसे कितना अपनाया हुआ है, आप वहाँ पे बने नियम कानून का कितना पालन करते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज के हमेशा खिलाफ रहता है तो उसको बोलते हैं ना कि ये एक असामाजिक प्राणी है, यानी इसका सामाजिक विकास नहीं हुआ है। उसे उस समाज की भाषा, खान पान की विधियाँ और आचरण करने की विधि सिखाता है सामाजिक विकास। ठीक, फिर अगला है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। जो नैतिक विकास है ये जेनेटिक होता है कि जो माता पिता के जीन से बच्चों को मिलता है, लेकिन जो चारित्रिक विकास है ये इन्वायरमेंट के आधार पर ही डिसाइड होता है। व्यक्ति के आसपास का पर्यावरण जैसे होता है उसका चारित्रिक विकास भी उसी के अनुसार होता है। सामान्य रूप से मनुष्य के चरित्र से तात्पर्य समाज द्वारा निश्चित नैतिक नियमों के पालन करने से होता है। अगर समाज में जो नियम कानून है व्यक्ति उसका पालन कर रहा है तो उसको बोला जाएगा कि हाँ ये नैतिक है, इसमें मोरालिटी है। यहाँ सामाजिक नियम और नैतिक नियमों में अंतर समझना आवश्यक है। ठीक है, फिर देखिए किसी समाज का जो रीति रिवाज है अगर व्यक्ति उसका पालन कर रहा है तो ये बोला जाएगा कि इसका चारित्रिक विकास अच्छे से हुआ है। ठीक, फिर अब देखते हैं भाषा के विकास के सिद्धांत। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास के सिद्धांत को बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का क्या मतलब है कि जो भी विकास है वो जन्म से मृत्यु तक चलता रहेगा, है ना, यानी वो निरंतर चलता रहेगा, यही है निरंतरता का सिद्धांत। फिर है एक रूपता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई पड़ती है चाहे व्यक्ति में कितनी भी विभिन्नताएं हो। कहने का मतलब है कि आप भारत में हो या किसी भी विदेशी देश में हो या किसी जंगल में निवास करते हो या फिर आप चाहे जहाँ भी होंगे, आप में भिन्नताएं होंगी लेकिन आपका जो विकास होगा वो लगभग सबका सेम ही होगा। कि आप पहले से ही डिसाइड होगा कि कितने महीने में व्यक्ति चलने लगता है, कितने महीने में उसके पूरे दांत आ जाते हैं, कितने महीने में या फिर कितने सालों में उसका मानसिक विकास हुआ रहता है, यानी इन सब में एक रूपता दिखाई पड़ती है। ठीक, फिर अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं क्योंकि विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है और हर आयु वर्ग में अलग अलग विशेषताएं होती है। कहने का क्या मतलब है कि आप अगर एक ही फैमिली में रहते हैं, आप भाई बहन भी हैं, तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप दोनों में अंतर होगा। तो इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है और जब आप लोग पढ़ाएंगे तो आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे। ठीक, फिर अब अगला देखते हैं वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। बच्चों की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। विभिन्न अध्ययनों में यह सिद्ध किया गया है कि बालक की वृद्धि और विकास पर उसके वंशानुक्रम और वातावरण का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है और दोनों के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। वंशानुक्रम को बच्चों के व्यक्तित्व की नींव मानी जाती है। कहने का क्या मतलब है कि आप देखेंगे कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिनके माता पिता का फैमिली बैकग्राउंड बहुत सही नहीं है उनके बच्चे भी काफ़ी हद तक वैसे ही होते हैं, या फिर वैसे बच्चे जिनके आसपास का माहौल ख़राब है तो ना चाहते हुए भी बच्चे उसी माहौल में ढल जाते हैं और खुद का भी चरित्र खराब कर लेते हैं और अनैतिक कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो बच्चे का विकास है वो उसके वंशानुक्रम यानी माता पिता का जो जीन है, जो उससे गुणसूत्र मिले हुए हैं उनसे, और आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल है, उसका संयुक्त परिणाम है। आप भी अगर अपने आप को देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपके आसपास का माहौल जैसा होगा आप भी उसी के हिसाब से व्यवहार करते हैं। ठीक है, फिर अगला है परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता से वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। ये प्रभावित हुई वृद्धि और विकास के बदले सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कोई भी बालक किसी भी एक कार्य को करने के लिए परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, यह आवश्यक नहीं है।
या उसकी परिपक्वता तथा अन्य कार्यों को करने के लिए उपयुक्त हो। अतः बच्चों में परिपक्वता के स्तर में विभिन्नताएं होती हैं। यही विभिन्नताएं इसकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। कहने का क्या मतलब है कि कोई एक काम है, ज़रूरी नहीं है कि सभी बालक उसे कर पाएँ, बल्कि वो अपने स्तर के हिसाब से कुछ अच्छा, कुछ कम अच्छा, कुछ बहुत बेहतर कर सकते हैं। वो उनके परिपक्वता पर यानी उनकी मैच्योरिटी पर और अधिगम यानी उनकी लर्निंग पर निर्भर करता है। ठीक है। फिर अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य का विकास सामान्य प्रक्रिया से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर होता है। विकास की अवस्थाओं में बालक की प्रक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। यानी कि अगर आप ही अगर देखेंगे कि आपको बड़े लेवल की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो वही यहाँ पे कहा गया कि जो बच्चे होते हैं पहले जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको वो सामान्यीकरण करते हैं, उनके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उससे वो मैच कराने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उसी को बड़े लेवल पर ले जाकर समझते हैं, यानी कि सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। फिर अब आगे है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की अपनी दिशा होती है, यह निश्चित दिशा होती है। इस प्रकार विकास की दिशा को अपनी सारी अवस्थाओं को प्राप्त करना होता है। कहने का क्या मतलब है कि विकास की दिशा होती है, इसका मतलब ये है कि अगर आप छोटे बच्चों को कभी देखेंगे तो अगर उन्हें किसी चीज़ को पकड़ना होता है तो अपना पूरा हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं है कि वो अपनी उंगलियों का प्रयोग कर लेंगे। अगर उन्हें छोटी सी भी चीज़ उठानी है तो वो पूरे अपना हाथ पैर अपना पूरा जोर लगा देते हैं उसे पकड़ने में। फिर धीरे धीरे जैसे उनमें वृद्धि होती है वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जैसे उंगलियों से आप पकड़ना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है कि उनके एक विकास की दिशा होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो फिर अब आगे है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चरित्र सभी प्रकार की विकास में परस्पर संबंध होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक के विकास के साथ साथ अन्य सब का विकास होता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई एक विकास डिस्टर्ब हुआ तो जाहिर सी बात है उसका दूसरा विकास भी डिस्टर्ब होगा। कहने का मतलब आप खुद देखिए कि अगर आप फिजिकली अनवेल हैं, आप बीमार हैं, तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो मानसिक विकास है वो भी रुक जाएगा। आपको कोई भी काम मन से करने मतलब आप कोई भी काम मन से कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप ठीक से बोल नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा डरेंगे तो आपका जो शारीरिक विकास है वो प्रभावित होगा। कहने का क्या मतलब है कि जो भी विकास है वो सभी एक दूसरे के साथ संबंधित है और सभी एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, इसीलिए सबका विकास होना ज़रूरी है। ठीक, अब देख लेते हैं बाल विकास की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला है बुद्धि या मानसिक योग्यता। बालक के विकास में उसकी जन्मजात बौद्धिक योग्यताएं का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तीव्र बुद्धि का बालक विकास की तीव्र गति से तथा मंद बुद्धि का बालक विकास की मंद गति से होता है। मंद बुद्धि के बालकों का शारीरिक विकास भले ही हो जाए किंतु उनके सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास धीमी गति से होता है। ठीक है, कि अगर व्यक्ति का जो फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है वो अच्छे से हुआ है और जो मानसिक यानी बौद्धिक योग्यता है उसका भी अगर अच्छे से हुआ है विकास तो वो उसके सभी विकास ज़्यादातर अच्छे से ही होते रहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका शारीरिक विकास तो हो गया है लेकिन उनका मानसिक विकास नहीं हुआ है। मानसिक विकास ना होने के कारण उनका सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास भी धीमी गति से ही होता है। टर्मन ने बालकों के चलने और बोलने के बारे में अध्ययन किया। टर्मन के अनुसार कुशाग्र बुद्धि के बालक यानी जिनकी बुद्धि तेज होती है 13 महीने में चलना प्रारंभ कर देते हैं। मूर्ख बच्चा 22 महीने तथा गूढ़ बच्चा यानी जो सबसे बड़ा मतलब सबसे कम बुद्धि वाला बच्चा है वो 30 महीने की उम्र में चलना शुरू कर देता है। तो यहीं पे देख लीजिए कि उसके चलने से ही उसके मानसिक विकास का भी पता लगाया गया है। फिर अब आगे देखते हैं, दूसरा है पोषण। बालक के स्वास्थ्य के विकास के लिए पौष्टिक व संतुलित भोजन आवश्यक है। संतुलित आहार का अर्थ बालक का आहार विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में मतलब
विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, यानी वो उसमें जो वो भोजन कर रहा है उसमें सभी प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी चीज़ें मौजूद हों। अगर ये सब उसमें नहीं होंगे तो उसका पोषण प्रभावित होगा, उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर अगला है यौन या लिंग भेद। योनि का बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका प्रभाव बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर पड़ता है। वैसे जन्म के समय लड़के लड़कियों के आकार में बड़े होते हैं। क्या? जन्म के समय जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से आकार में बड़े होते हैं, किंतु बाद में इनका विकास अपेक्षाकृत तेजी से होता है। योनि परिपक्वता लड़कियों में शीघ्र ही आ जाती है और वे उनका आकार लड़कों की अपेक्षा शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है। लड़कों का मानसिक विकास भी लड़कियों की अपेक्षा कुछ देर में होता है। कहने का क्या मतलब है कि जो योनि होती है, यानी आपका जो बच्चों का लिंग होता है उसका भी उनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे यही कहा गया है कि जो बच्चियाँ होती हैं उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट लड़कों के मुकाबले थोड़ा पहले हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यानी कि जो बालक का विकास है उसमें पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है शारीरिक विकास का प्रभाव, यानी कि गर्भावस्था में जो बच्चा होता है उसका रंग रूप उसके माता पिता के जीन्स के द्वारा ही निर्धारित हो जाता है, परंतु उसका जो स्वास्थ्य है वो उसकी माँ से जो प्राप्त तत्व होते हैं उस पर निर्भर करता है। और देखा जाए तो एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसका पर्यावरण है, इसीलिए यहाँ पे शारीरिक विकास पर भी इसका असर दिखाया गया है। फिर है मानसिक विकास पर प्रभाव। जुड़वा बच्चों पर किए गए प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि वंशानुक्रम गुण समान होते हैं। पर्यावरण में अगर मान लीजिए कि दो जुड़वा बच्चे हैं, उनका सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन अगर उन्हें विभिन्न पर्यावरण में रख दिया जाएगा अलग अलग, तो उनका भी डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से ही होता है। उनका स्मरण शक्ति, कल्पना, तर्क शक्ति सभी में अंतर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। अगर बच्चे का जो भी माहौल है उसी के अनुसार उसका संवेगात्मक विकास भी होता है, और अगर उसी के आधार पर ही उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है कि बच्चे का पर्यावरण जैसे होगा उसका सामाजिक विकास भी उसी के अनुसार होगा। फिर अब अगला है मानव विकास की अवस्थाएं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।